हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं मैथ्स के, ठीक है। मैंने सारा बेसिक समझा दिया है, लेकिन जो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, उसमें क्या वर्ड प्रॉब्लम भी पूछी जाती हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम लगती हैं बच्चों को बहुत कठिन, क्योंकि पहले क्वेश्चन बनाओ, उसकी समीकरण बनाओ, इक्वेशन बनाओ, फिर उसको सॉल्व करो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसकी होती है शॉर्ट ट्रिक, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी होगी, उसमें आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके करवा दे रहा हूँ आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ये 54 बच्चों क्वेश्चन आप पढ़ लो, इसको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं अभी। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन जो 54 था क्या दे रखा था, 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों का योगफल, अंकों का योग कितना दे रखा है, 12, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने। अब अंकों का योगफल 12 दे रखा है, अंकों को पलटने पे जो संख्या होगी वो पहली वाली संख्या से 18 ज़्यादा है 18 कम, 18 ज़्यादा होगी, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ऑप्शन बता दो क्या क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 57, दूसरा 75, तीसरा 63 और 36। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले इसने कहा अंकों का योगफल 12 होना चाहिए। क्या यहाँ पर अंकों का योगफल 12 है? 6 और 3 9, ये ऑप्शन गलत है। 3 और 6 9, ये ऑप्शन गलत है। 5 और 7 12, ये सही हो सकता है। 7 और 5 12, ये सही हो सकता है। क्वेश्चन में कहा उसने अंकों का योगफल 12 है। दिखाई दे रहा है बेहतरीन तरीके से, क्लियर है। अरे कैसे खुद से लगा दो, तुम्हारा दिमाग खराब है। तो अंकों का योगफल कितना है, 12। तो हमने इतना तो पता कर लिया, या तो ऑप्शन ये सही है, ये सही। अब उसने क्या कहा, संख्या के अंकों को पलट दें, संख्या के अंकों को पलट दें तो नई संख्या पहली वाली संख्या से 18 ज़्यादा होती है। तो नई संख्या अगर इसके अंकों को पलट दूं तो 75 हो जाएगी। अब ये वाली संख्या पहली वाली से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब यही ऑप्शन सही है, यही 18 ज़्यादा है। अगर इसके अंकों को पलटूंगा तो ये संख्या छोटी हो जाएगी, ये तो संख्या छोटी हो जाएगी। वो अगर अंकों को पलटने पे जो संख्या बनेगी वो ज़्यादा होगी 18। तो 18 ज़्यादा तो ये है, 75 अंकों को पलटने के बाद यहाँ अंकों को पलटा तो ये तो छोटा हो गया, ठीक है। ये तो 18 कम हो गया, 18 ज़्यादा, यही ऑप्शन सही है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ अभी तुम कह रहे सही है सर, अब कह रहे बता दो। अंकों का योगफल 12, ये दोनों ऑप्शन कट गए। उसने कहा कि अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी वो पहली वाली से 18 ज़्यादा होगी, ठीक है। ये संख्या है 5 और 7, अंक पलट दिए, 7 5 कर दिए, ये संख्या 18 ज़्यादा है क्या इससे? हाँ है, यही ऑप्शन सही है। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 55 क्वेश्चन पढ़ लो, 56 तो बहुत आसान है, 55 पढ़ो आप। मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है ये। सवाल बताओ क्या कह रहा है बच्चों। 2 अंकों की एक संख्या थी, ठीक है। आगे अरे तुम 10 घंटे में तो पढ़ रहे हो, और कोई पढ़ लो। अब क्वेश्चन इतना है, पहले उसने पहली लाइन में क्या कहा, एक संख्या है उसको अंकों के पलट दें तो उसका योगफल कितना बनता है, 66। मतलब कोई संख्या अगर x y है, अंक पलट दिए y x हो जाएगा, दोनों को जोड़ दें तो 66 आ रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, अंकों का अंतर 2 है। अंकों ऑप्शन बताओ मुझे, पहला ऑप्शन क्या है, 32 या 23। ऑप्शन गलत है, पूछो क्यों। क्योंकि उसने कहा है अंकों का अंतर, x और y का अंतर 2 है, इनमें अंतर 2 है ही नहीं, एक है अंतर दोनों में, ठीक है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, 52 25, ये भी गलत है। अंकों का अंतर कितना है, 3 है यहाँ पर। सी ऑप्शन बताओ, हाँ 42 या 24, ये ऑप्शन सही है। दोनों का अंतर 2 है और दोनों के अंक पलटे हुए हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो 66 भी आएगा। भाई दोनों को जोड़ोगे तो एक तो दोनों में अंतर 2 है जो कि उसमें क्वेश्चन में कहा है, और दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 66 भी आएगा, यही ऑप्शन। क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया? एक और बार बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। उसने पहले कहा कि कोई संख्या है, जैसे ये 42, ये जो भी है, अंकों को पलट दें तो और दोनों का योगफल कर लें तो 66 आएगा। चलो इसको छोड़ो। दूसरा उसने कहा कि अंकों का जो अंतर है वो 2 है। क्या इनके अंकों का अंतर 2 है? नहीं।
काट दिया ऑप्शन। क्या अंकों का अंतर 2 है? काट दिया ऑप्शन। क्या अंकों का अंतर 2 है? ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। अच्छा ये संख्या हो गई, ये अंकों को पलट के संख्या हो गई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 66 भी आ रहा है जो उसने पहली कंडीशन कही थी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आंसर हमारा यही है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ूं? ठीक है बच्चे 58 क्वेश्चन पढ़ लो आप, इसको मैं डिस्कस करता हूं अभी, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा है? पिता की आयु और पुत्र की आयु में चल रहा है कुछ। पिता की आयु मान ली मैंने, क्या x मान ले रहे हैं, पिता की आयु बराबर x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा उसने कहा है कि पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो मान लो ये पिता है x, ये पुत्र की आयु y है, तो दोनों को बराबर कैसे करूंगा? जब पुत्र की आयु में 2 की गुणा कर दूंगा। बोलो हाँ या ना? अरे क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा ना तुम्हें, ध्यान से समझते जाओ क्वेश्चन, पहले बुक में बाद में पढ़ लेना, पहले जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझो। तो पिता की आयु x, पुत्र की आयु बड़े पुत्र की y मान लिया मैंने, लिखा नहीं है, तो x बराबर 2y होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पिता की आयु 2 गुनी है पुत्र की, तो 2y करना पड़ेगा, पुत्र की में 2 की गुणा करनी पड़ेगी। सही बात है कि नहीं? ठीक है, आगे ध्यान से सुनो मेरी बात को। आगे ये कह रहा है जो छोटा वाला पुत्र है उससे कुछ रिलेशन दे रहा है, लेकिन उसने एक बात कही है कि जो बड़ा वाला बेटा है वो छोटे वाले बेटे से 15 साल बड़ा है। बड़ा वाला बेटा छोटे वाले बेटे से 15 साल बड़ा है। अगर बड़े बेटे की आयु y है तो छोटे की कितनी होगी? बड़े की कितनी है? बड़े की y है तो छोटे की कितनी होगी? y माइनस 15, भाई छोटा है 15 साल, ठीक है। अब रिलेशन दे रखा है, एक तो इक्वेशन ये बन गई 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद। अच्छा 10, अभी पिता की उम्र अगर x है तो 10 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 10। अभी छोटे वाले की y माइनस 15 है तो 10 साल बाद कितनी होगी? y माइनस 15 प्लस 10 साल बाद कितनी होगी? इनमें क्या रिलेशन दे रखा है? ये देखो 3 गुना दे रखा है, 2 गुना दे रखा है। पहली लाइन, और ये छोटे से कितना दे रखा है? 3 गुना लास्ट में। 10 साल बाद छोटे की आयु से 3 गुना होगी, तो इस छोटे की में 3 की गुणा करनी पड़ेगी। भाई 10 साल बाद पिता की आयु पुत्र की, छोटे पुत्र की आयु की 3 गुनी है तो 3 की गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ से एक क्वेश्चन बना लो, x प्लस 10, ये 3y, ये माइनस का 5 हो जाएगा, इसकी गुणा होगी तो माइनस का 15। सही बात है। अब बस निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू 2y यहाँ पर रख दो, ठीक है। ये पहली समीकरण हो गई, ये दूसरी समीकरण हो गई। x की वैल्यू 2y है यहाँ पर, और यहाँ पर ये इक्वेशन है, x की वैल्यू 2y यहाँ उतार के रख दो। 2y प्लस 10, 3y माइनस 15, 2y को इधर ले जाओ, 15 को इधर ले आओ, 10 प्लस 15, 3y माइनस 2y, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 25। ये 25 तो y की आ गई, बड़े बेटे की आ गई, तो पिता की कितनी होगी? यहाँ पर यहाँ से निकाल लो, 50 हो जाएगी। 2 गुणा 25, 50, तो पिता की उम्र 50 आ गई। तो अब देख पा रहे हो कुछ क्वेश्चन तो ट्रिक से हो जा रहे हैं, जैसे ये नहीं हो पाया ट्रिक से, तो ये सॉल्व करना भी आना चाहिए, ठीक है। जो वो कह रहा है वो कंडीशन बनाते जाओ, समीकरण बनाते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। वैसे जहाँ तक है 90% क्वेश्चन आपके ट्रिक से हो जाएंगे, जो मैंने अभी पिछली 2 क्वेश्चन में ट्रिक बताई आपको। मतलब क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन से चलते चले जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें पिता की उम्र पूछ रहा था और रिलेशन कुछ मतलब रिलेशन दे रखे थे, तो अगर हम रखना भी चाहते पिता की उम्र को, जैसे सारे ऑप्शन रख के देखते तो पुत्र की, छोटे पुत्र की पता चल जाती, हो तो जाता, थोड़ा लंबा पड़ जाता, ठीक है। हाँ उम्र वाला है ये सवाल। समझ गए? इतनी कहानी आसान था, समझ में आए? ये दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन तब भी पूछ रहे हो तो सुन लो ध्यान से। मैंने क्या बताया था? अगर 1 बाल्टी पानी है, उसमें से आपने 1 चम्मच पानी निकाल लिया, तो क्या कहोगे? पानी 1 बाल्टी कहोगे, या फिर ये कहोगे कि कम है, 1 बाल्टी में 1 चम्मच कम है? 1 बाल्टी कहोगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है।
अगर इस चीज़ की वैल्यू 2 है, ये जो दे रखा है इस पूरे की वैल्यू 2 है, तो अगर आप इसमें से एक x निकाल भी लेते हो, अनंत तक जा रहा है, एक x ये वाला निकाल भी लेते हो, तो इस चीज़ की वैल्यू भी 2 ही होगी। ठीक है, तो x इसकी वैल्यू रख दी 2, ये 2 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 2 है तो उधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, 2 आ जाएगा अंडर रूट का। समझिए 54 क्वेश्चन बच्चों देख लो आप। देखो बच्चों, ये नाव और धारा वाला सवाल है, ध्यान से समझना। ये क्या है? ये क्या है? पानी बह रहा है। ठीक है, और पानी किस तरफ बह रहा है? इस तरफ बह रहा है, उस तरफ जा रहा है चल के यूं करके। ठीक है, इसमें एक नाव है। ठीक है, ठीक है, एक नाव है। अगर ये इधर चल रही है, अगर ये नाव भी इधर चल रही है तो ये धारा के अनुकूल है। कैसी है? जिधर धारा उधर ही चल रही है। लेकिन अगर ये नाव इधर चल रही है तो ये धारा इधर है, नाव इधर चली तो ये धारा के प्रतिकूल है। समझ गए मेरी बात को? अनुकूल प्रतिकूल याद रहेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मान लो ये धारा इस तरफ बह रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, धारा बह रही है, पानी बह रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अगर स्थिर जल हो तब नाव की चाल 10 है। अगर स्थिर जल हो तो नाव की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर पानी बह रहा है, अगर पानी बह रहा है और धारा के अनुकूल चल रही है, 10 तो अपनी वजह से चलेगी और 2 धारा की वजह से, टोटल चाल इसकी 12 हो जाएगी। 12 की चाल से चलेगी ये। समझ रहे हो ना? अगर धारा इधर 2 की तरफ से बह रही है और ये नाव इधर चल रही है, वैसे तो 10 चल सकती थी ये, लेकिन धारा को रोकेगी इसको 2 के, तो 8 से चलेगी ये। क्या समझ पाए आप? क्या कहा मैंने? वैसे इसकी चाल 10 है, लेकिन धारा की चाल चूंकि 2 है तो धारा की दिशा में जाएगी तो 12 से जाएगी, और विपरीत जाएगी तो 8 से जाएगी। सही बात है, बिल्कुल 100% समझ में आया ये। अरे यार, उसको तो बाद में भी क्वेश्चन थोड़ा ना बताया। हाँ, अरे इसमें तुम ध्यान से सुना करो ना, पहली बार में ही मैं ये कह रहा हूँ 10 चाल है इसकी, नाव जो चल सकती है वो 10 की चाल से चल सकती है, लेकिन धारा पानी बह रहा है 2 की स्पीड से। ठीक है, जब जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव चलेगी, तो 10 तो खुद चल सकती है और 2 पानी चलाएगा तो 12 से चलेगी ये। ठीक है, और अगर उल्टी दिशा में चलेगी, पानी इधर रोकेगा इसको 2 की स्पीड से, और जहाँ ये 10 की स्पीड से रही है तो टोटल 8 से चलेगी। ठीक है, हाँ समझ गए कि नहीं? यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये टॉपिक है, मैं टॉपिक समझाया अनुकूल प्रतिकूल। अब इसमें जो कहा गया है, जो नाव की चाल है वो मैंने x मान ली, जो कि दे रखी, मानी क्या दे रखी, नाव की चाल कितनी दे रखी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल में वो गलत दे रखा है, वो ये कह रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, लेकिन वो किलोमीटर है केवल। वो ये कह रहा है 20 किलोमीटर अगर धारा के अनुकूल जाए और प्रतिकूल जाए 20 किलोमीटर ही, तो 1 घंटा अधिक समय लग रहा है। मान लो धारा के अनुकूल जा रही तो जल्दी पहुंचेगी, और धारा के प्रतिकूल जा रही तो लेट पहुंचेगी उतनी दूरी तय करने में। हाँ, उसमें गलत दे रखा है, 24 किलोमीटर होगा वो केवल। समझ पा रहे हो? अगर धारा के अनुकूल जा रही है तो भाई जल्दी पहुंच जाएगी, और प्रतिकूल जा रही है तो लेट पहुंचेगी। इसी अंतर को उसने कितना दे रखा है? 1 घंटा दे रखा है। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने मान लिया कि माना जो धारा की चाल है वो x है, माना धारा की चाल बराबर x। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, यही तो होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल, ये बात सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। ठीक है, अब सुनना आगे की कहानी। तो समय मैं निकाल रहा हूं, ये है प्रतिकूल का। किसका है? प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में जब जा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में चलेगा, दूरी 24 चलेगा, उसने कह रखा है 24 चलना है, और चाल कम हो जाएगी, x कम हो जाएगी 18 में से, प्रतिकूल चलेगा तो 18 माइनस x होगी चाल। बात समझ पा रही? समय दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल, समय है ये 24 दूरी है, ये दूरी बटे चाल समय आ गया। ये कौन सा समय आ गया? प्रतिकूल में जाने में,
ध्यान से समझते रहना एक एक चीज को। प्रतिकूल मतलब ये प्रतिकूल मान के चल रहा हूं मैं, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में समय इसको कितना लग रहा है, 24 बटे दूरी बटे चाल, यही तो होता है दूरी बटे चाल, ये समय हो गया। और अनुकूल इधर आने में कितना समय लगेगा, कौन बता सकता है मुझे, है कोई धुरंधर? दूरी भैया 24, चाल बताओ, समय बताओ। 18, चाल तो हो जाएगी 18 + x, बिल्कुल सही बात है। जब अनुकूल चलेगा तो चाल हो जाएगी 18, समय कितना लगेगा? दूरी बटे साल, दूरी 24, चाल 18 + x, इन दोनों का अंतर वो उसने 1 घंटा दे रखा है सवाल में। ये वाला समय इस वाली समय से 1 ज़्यादा है, तो इसमें से माइनस कर दूँ तो 1 आएगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से तो उसमें ये कहा है कि प्रतिकूल में जाने में जितना समय लगा है वो 1 घंटा अधिक है अनुकूल में जाने से। तो ये प्रतिकूल का समय हो गया, ये अनुकूल का समय हो गया, इसमें से इसको माइनस किया तो 1 आ गया। बोलो हाँ या ना। राजीव सर, सही बात है ये, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी? कटेंगे नहीं अभी। 18 नाव की चाल जो मैंने जहाँ 10 ली थी, अगर धारा नहीं है, पानी नहीं बह रहा, तो नाव 18 की चाल चल सकती है, जो कि सवाल में दिया गया है। इसको बोला जाता है शांत जल में नाव की चाल। ये जो 10 ली थी मैंने, इसको क्या बोला जाता है? शांत। शांत समझते हो? जब पानी बह ना रहा हो, शांत जल में नाव की चाल, जो कि 18 दे रखी है सवाल में, किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आपको? ये तो मैंने पूरा कंसेप्ट समझाया, इसलिए ये इक्वेशन बनाने में टाइम लगा, बाकी ज़्यादा कुछ किया नहीं है। 2 समय लिए हैं मैंने, ये वाला समय प्रतिकूल का समय, अनुकूल का समय, दोनों को घटाया तो 1 लिख दिया मैंने। दे रखा है सवाल में कि घटाने, वो 1 घंटे का अंतर है दोनों में। अब आ जाते हैं, उसने पूछा क्या है? धारा की चाल पूछी, एक्स का मान पूछा है। एक तो इसको सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो ऑप्शन से करेंगे हम। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? एक्स के मान मतलब धारा की, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? 8। तो रख के देखो कौन बताएगा मुझे एक्स का क्या मान आएगा। वो तुमने आंसर में से देख लिया होगा, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ 12 रख दूंगा तो 18 - 12 कितना आएगा? 6। 24 बटे 6 कितना आएगा? 4। ये 4 आएगा। यहाँ 12 रखूंगा, 18 और 12 30, तो 24 में 30 से भाग ही नहीं जाएगा, तो ये तो ऑप्शन ही बेकार है। ठीक है, 8 रख के देख लो, 10 में से 8 गया तो 10, 18 में से 8 गया तो 10, 24 में 10 का भाग ही नहीं जाएगा, हटाओ इस ऑप्शन को। 6 पे आ जाओ, 18 में से 6 जाएगा तो 12, 24 बटे 12 कितना आएगा? 2। 6 यहाँ रख दो, 18 और 6 24, 24 बटे 24 1, 2 में से 1 गया तो 1, यही ऑप्शन सही है। समझ पाए मेरी बात को या नहीं? बोलो हाँ या ना। 100% सिमरन समझ आ गया? यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसको। 6 रखोगे तभी ये 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, बराबर 2 में से 1 गया तो 1 आ रहा है, बाकी किसी में भी 1 नहीं आ रहा सॉल्व होके। ऑप्शन रख के देख लेते हैं जहाँ पर आंसर, जब समीकरण बन जाए ना आपकी, तो ऑप्शन रख के देख लो वहीं पे, तो आपको जवाब मिल जाएगा, बिना सॉल्व करने से मुक्ति मिल जाएगी। समझ गए मेरी बात को? 100% क्लियर है कहानी आपको? एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। दो सवाल पूछूंगा। पहला सवाल थोड़ा मतलब वैसा है, ऐसा कोई चैप्टर से नहीं है, लेकिन आ जाता है कभी कभी। क्या क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। एक बंदर है, क्या है? ये एक खंबे पे चढ़ रहा है, ठीक है, चींटी मान लो, बंदर मान लो, कुछ भी मान लो। ये खंबे पे चढ़ रहा है, ये पहली छलांग जब लगाता है तो 3 मीटर ऊपर पहुंच जाता है। कितना? पहली छलांग में 3 मीटर, पहले सेकंड में 3 मीटर ऊपर, लेकिन अगले सेकंड में क्या होता है? 1-2 मीटर नीचे खिसक जाता है। रपटन है ना, तो 2 मीटर नीचे खिसक गया अगले सेकंड में। पहले सेकंड में 3 मीटर ऊपर गया, अगले सेकंड में 2 मीटर नीचे खिसक गया। ठीक है, इसको 35 मीटर ऊपर चढ़ना है। कहाँ पर चढ़ना है? 35 मीटर ऊपर। कितने समय में चढ़ पाएगा?
कौन दिमाग लगा के बता सकता है मुझे? कैसे ऊपर की तरफ? नीचे ही तो खिसकेगा। पहले 3 ऊपर चढ़ा, फिर नीचे 2 मीटर नीचे खिसक गया, रपट गया। रपट के पहले, फिर अगली बार यही होगा, फिर 3 मीटर ऊपर छलांग लगाएगा, फिर रपट के नीचे आएगा, फिर यही होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। टोटल 35 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? 35 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है, जल्दी बताओ। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले सेकंड में ये 3 मीटर ऊपर सरका, अगले सेकंड में 2 मीटर नीचे सरक गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर केवल। मतलब 2 सेकंड बाद ये 2 सेकंड बाद 1 ही मीटर चढ़ा ये। 2 सेकंड में 1 ही मीटर चढ़ पाया। समझ पा रहे हो कि नहीं? तुम्हारा दिमाग खराब है। तो कुछ सचिन कुमार ने थोड़ा दिमाग लगाया तो थोड़ा बहुत सही बताया। इन्होंने कहा कि 1 मीटर जब 2 सेकंड में चढ़ रहा है तो 35 मीटर चढ़ने के लिए 70 सेकंड लगेंगे। तो सर हमने भी तो ये की है। 70 का बोला तुमने? हमने भी तो ये किया था। आपने बोला सर, हमने तो बोला था ये बोला था। चलो ठीक है, लेकिन ये भी जवाब गलत है। मेरी बात सुनना ध्यान से। आप इसको केवल 32 मीटर तक चढ़ाओ। कहाँ तक? इसी के हिसाब से 1 मीटर चढ़ने में 2 सेकंड लग रहे हैं, तो 32 मीटर चढ़ने में कितने सेकंड लगेंगे? 64 सेकंड, 64 सेकंड लग चुके हैं। ठीक है, यहां तक बात सुनना। अब जैसे ये छलांग लगाएगा यहां से 3 मीटर की, सीधे टॉप पे पहुंच जाएगा। अब क्यों सरकेगा नीचे? समझ पा रहे हो मेरी बात को? झाड़ू वहां पड़ी होगी नीचे उधर। तो 64 सेकंड तो ये, और एक अगले सेकंड में सीधे टॉप पर, फिर फिसलेगा नहीं, 65 सेकंड में पहुंच जाएगा ये ऊपर। समझ गए क्वेश्चन? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है? ठीक है ना? फिर नहीं, टॉप पे जब पहुंच गया, जब शिखर पे पहुंच गया, फिर क्यों सरकेगा? कुछ सोचो ना इस बात को। राजीव सर कैसी बात कर रहे हो आप? एक सवाल और बहुत अच्छा जो पेपर में आता भी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, एक क्या है? बगीचा। क्या है? बगीचा मान लो या कुछ भी मान लो। वहां पर मुर्गी हैं और बकरी हैं। मुर्गी हैं और बकरी हैं। कुछ मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां हैं। ठीक है, तो टोटल जो सर हैं, क्या सर मतलब ये सर, टोटल जो सर हैं वो हैं 400। ठीक है, 400 सर हैं। और टोटल जो पैर हैं 1300। 1300 पैर हैं। 400 सर हैं, 1300 पैर हैं। आपको बताना है कितनी मुर्गियां कितनी बकरी हैं। ठीक है, आता है इस सवाल पेपर में। इतनी बात तो आपको पता ही होगी, जहां तक मुझे उम्मीद है, कि मुर्गी के पैर कितने होते हैं? 2। ना देखे हो तो देख लेना। और बकरी के कितने होते हैं? 6, 4। ठीक है, देखो वैसे तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सवाल है। ठीक है, लेकिन हम उस तरीके से ना करें, ऐसे बकरी वाला सवाल आ जाए तो बहुत आसानी से कर सकते हो आप। कैसे? बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर ऑप्शन में दे रखे हो बकरी और वो दे रखे हो, फिर तो ऑप्शन से कर लेना। लेकिन ऑप्शन से ना भी करो तो भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है ये। कोई पूछ भी ले कभी ऐसा सवाल आपसे, आप जवाब दे सकते हो। बहुत ध्यान से समझना। 400 टोटल सर है, 400 सर है ना आप? अच्छा, इसके 2 पैर, इसके 4 पैर। ठीक है, टोटल 400 सर हैं। अब ये मान लो 400 की 400 मुर्गी हैं। आप ये मान लो 400 की 400 क्या हैं? मुर्गी हैं। अगर 400 मुर्गी होती तो 800 पैर होते। 400 मुर्गी होती तो 800 पैर होते, लेकिन पैर कितने हैं? 1300। 800 से कितने ज़्यादा हैं? 500। 800 से कितने ज़्यादा हैं? 500। ये 500 पैर किसकी वजह से हैं? क्योंकि हमने सारी मुर्गियां मान ली। ठीक है, सारी मुर्गियां मान ली, जबकि बकरी भी हैं। एक बकरी के 2 पैर एक्स्ट्रा होंगे मुर्गी के कंपैरिजन में। ठीक है, एक मुर्गी के 2 पैर एक्स्ट्रा होंगे, तो 500 पैर एक्स्ट्रा कितनी बकरियों के होंगे?
250। समझ पा रहे मेरी बात को? एक और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूँ कि 400 टोटल सर हैं, तो मैंने ये मान लिया कि 400 की 400 क्या हैं? मुर्गी हैं। ये मान के चल लिया मैंने, ठीक है। हाँ क्या पैर? हाँ सर दोनों के टोटल हैं। हाँ, मान रहा हूँ, ठीक है। 400 के 400 मैंने मुर्गी मान ली। 400 अगर मुर्गी हैं तो 800 पैर होंगे, 800 पैर होंगे, लेकिन पैर हैं 1300, 500 ज़्यादा हैं, 800 से 500 ज़्यादा हैं। अब ये 500 जो ज़्यादा पैर हैं, तो हम ये 500 पैर ज़्यादा क्यों हैं? बकरी की वजह से, क्योंकि बकरियां भी हैं इसमें। एक बकरी के कितने ज़्यादा पैर हैं? 2 ज़्यादा। 2 तो मैंने मानी है, बकरी मुर्गी मानी थी तो 2 तो मानी थे, लेकिन चूंकि ये बकरी है तो इसके मतलब 2 पैर एक्स्ट्रा होंगे, 2 पैर एक्स्ट्रा होंगे। एक बकरी के 2 पैर एक्स्ट्रा होंगे, 500 पैर एक्स्ट्रा हैं। कितनी बकरियां होंगी? 250। 250 बकरी हो गई, और टोटल 400 तो थे ही, तो 150 क्या हो गई? मुर्गी। 150 मुर्गी, 400 बकरी हैं। मुर्गी और ये बकरी, टोटल 400 है ना। 250 कैसे निकाल दिए? 500 को 2 से भाग दे दिया, 250। बाकी अगर आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से भी सवाल कर सकते हो ये, ठीक है। मान लो उसने केवल और केवल मुर्गियों की संख्या पूछी है। किसकी? मुर्गियों की। और ऑप्शन में दे रखा है 100, 150, 200, 250। ये क्या मुर्गियों की संख्या पूछी थी और ये ऑप्शन में दे रखा था। मान लो मैंने 100 मुर्गी मान ली, तो बकरी कितनी हो जाएंगी? 300। 300 बकरी हो जाएंगी। काउंट कर लो पैर, इसके 2 पैर होते हैं तो कितने पैर हो गए? 200 पैर। इसके 4 पैर हो गए तो कितने पैर हो गए? 1200। तो टोटल पैर कितने होने चाहिए थे इस ऑप्शन के हिसाब से? 1400, जबकि 1300। ये ऑप्शन गलत है। 250, अगर 250 मुर्गी हैं तो 150 मुर्गी हैं तो 250 बकरी होंगी। इसके कितने पैर हो गए? 300, क्योंकि 2 पैर होते हैं, 300 पैर। और 250 बकरियों के कितने पैर हो गए? 1000। 4 गुना करोगे 1000, यही ऑप्शन सही है। टोटल पैर हो गए 1000 और 300, 1300। समझ गए? ज़्यादा तगत दिमाग ना लगाना हो तो ऑप्शन से कर सकते हो आप, ठीक है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया, ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं एमयू में पहले, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अभी वर्ड प्रॉब्लम मैंने कुछ करवा दी आपको। अभी टाइम हुआ है कितना? 2:10। एक हैं? नहीं, कुछ नया चैप्टर करा दूं या फिर कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं इन्हीं के? अब बच्चों देखो, आपको करना क्या है, वर्ड प्रॉब्लम खुद से प्रैक्टिस करनी है। मैं क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, आपको प्रैक्टिस करना उससे। अगर इनकेस डाउट आता है तो वो मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम से भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ बोलो।